नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस के गढ़ में होगी राहुल गांधी की पहली एंट्री और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयार कर लिया है बड़ा प्लान। साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। चाचा शिवपाल ने कर दिया बड़ा खुलासा, जिसके बाद भाजपा की उड़ गई नींद। तीसरी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक का। कर्नाटक भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, बीजेपी के 3 विधायक सोमशेखर, हेब्बार और विश्वनाथ कांग्रेस के रात्रि भोज में हुए शामिल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बर्तन और पकौड़े लेकर आए विपक्ष, राज्य सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। और खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत, सपा समेत सहयोगी दलों को भी उत्तर प्रदेश में दिया न्योता। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस के गढ़ में होगी राहुल गांधी की पहली रैली, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, देश में हाल में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का समापन हुआ। तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, तो वहीं कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी छीन लिया। अब इस झटके से उबरकर कांग्रेस जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रही है। और खबर आई है कि कांग्रेस इस बार आरएसएस के गढ़ से लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी लोकसभा चुनाव का प्रचार आरएसएस के गढ़ नागपुर से शुरू करेगी। ऐसी खबर है कि राहुल गांधी 28 दिसंबर को नागपुर में बड़ी सभा का आयोजन करने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस रैली के आयोजन को लेकर नागपुर में बैठक भी की है। पार्टी की ओर से भी जल्द ही इस कार्यक्रम का ऐलान किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली की रूपरेखा तैयार करने के लिए नागपुर के होटल ली मेरिडियन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सारे नेता मौजूद थे। और बैठक के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी उन्होंने साझा की और कहा कि कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को है और इसी दिन नागपुर में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेता इस रैली में भाग लेंगे। तो दोस्तों, इसमें 10 लाख लोग हिस्सा लेंगे, ऐसा दावा वेणुगोपाल ने किया है। और आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस पार्टी यहां पर सेंध लगाने वाली है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब होगी, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, चाचा शिवपाल ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस चुकी है। इसी बीच सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। शिवपाल यादव ने बताया कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव प्रचार के लिए हम वोट मांगेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सपा नेता शिवपाल यादव ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को हराएगी। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर शिवपाल यादव ने उन्हें बधाई दी और साथ ही कहा कि वह अपना एमपी संभाले, हम समाजवादी यूपी संभालेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है और ऐसे में अखिलेश यादव का सीधा सीधा चुनाव लड़ना फिर से बीजेपी को इस सीट पर मुसीबत में डाल सकती है। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट इस समय भाजपा के खाते में है। 2019 में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हराया था, लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जीत तय मानी जा रही है इस सीट से। और ऐसे में बीजेपी को एक सीट का नुकसान होना लगभग तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, बीजेपी के 3 विधायक सोमशेखर, हेब्बार और विश्वनाथ कांग्रेस के रात्रि भोज में हो गए शामिल। जी हां दोस्तों, भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने यहां अपने विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज में पार्टी के 3 विधायकों के भाग लेने को बृहस्पतिवार को गंभीर विषय बताया और कहा कि वो उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि विधायकों ने किसी बैठक में भाग नहीं लिया, बल्कि उनके निमंत्रण पर बुधवार रात को केवल रात्रि भोज में भाग लिया। और इन 3 विधायकों में एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार तथा विधान परिषद सदस्य एच विश्वनाथ शामिल हैं। विजेंद्र ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि मुझे सुबह इस बारे में सूचना मिली
मैं उनसे आज ही बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि उनके इरादे क्या हैं। ये गंभीर विषय है, मैं आज ही उनसे चर्चा करूंगा। शिव कुमार ने कहा कि मैंने अलग से एक रात्रि भोज का आयोजन किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बर्तन और पकौड़े लेकर आया विपक्ष, राज्य सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के छठे दिन विपक्षी दलों के नेताओं ने बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायक शुक्रवार को विधान भवन की सीढ़ियों पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस गठबंधन में शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राकांपा का शरद पवार गुट और कांग्रेस शामिल है। विधान परिषद में विपक्ष नेता अंबादास दानवे, विधायक सतेज पाटिल और सचिन अहिर समेत अन्य नेता बर्तन और पकौड़े लेकर आए। पत्रकारों से बात करते हुए दानवे ने दावा किया कि राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों के बारे में विज्ञापन देती रहती है, लेकिन वो रिक्तियां नहीं भरती। दानवे ने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पेपर मार्च महीने लीक हो गया था और 12वीं का पेपर बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राज्य में लीक हुआ था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत, सपा समेत सहयोगी दलों को भी दिया न्योता। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस यात्रा की शुरुआत वाराणसी से की, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस दौरान बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आज से काशी सहित सांकेतिक रूप से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम कांग्रेस के लोग बाबा काशी विश्वनाथ और काशी कोतवाल काल भैरव से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद ये यात्रा 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी। यूपी जोड़ो यात्रा 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी और करीब 9 जिलों से होते हुए सीतापुर तक जाएगी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा 25 दिन तक चलेगी, जिसमें हर जिले के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान लोगों के मुद्दों के जानने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति के बारे में लोगों को समझाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे और पार्टी की बात को उनके सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी व अन्य सहयोगी दलों से भी शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है, वो भी शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम का शक दूर करने के लिए बैलेट पेपर से करवाए जाए लोकसभा चुनाव, सुक्खू का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ईवीएम का शक दूर करने के लिए इस बार लोकसभा चुनाव पोस्टल बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक में विश्व में सबसे आगे रहने वाले अमेरिका और जापान जैसे देश जब पोस्टल बैलेट से चुनाव करवा सकते हैं तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गत दिन नई दिल्ली से दुबई रवाना होने से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैरानी का विषय यह है कि यदि मुझे विधानसभा चुनाव में 60% वोट पड़ते हैं तो एक वर्ष के भीतर लोकसभा चुनाव में वही वोट 25% तक कैसे पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 546 सीटों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा सकते हैं तथा इस कार्य में 1 से 2 दिन का ही अधिक समय लगेगा। ऐसा करने से सबका संचय भी दूर हो जाएगा और चुनाव प्रक्रिया पर भी किसी तरह के सवाल नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो ईवीएम पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तकनीक हैंग हो सकती है। ऐसे में मेरी राय यही है कि लोकसभा चुनाव पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से करवाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी ये मानते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसको पोस्टल बैलेट से कराना चाहिए? अमेरिका की तरह चाहे उसमें 1 महीने गिनती में लग जाए, लेकिन फिर भी बैलेट पेपर से ही कराया जाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री संसद में चुप है और टीवी पर साक्षात्कार दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का शाह पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर गृह मंत्री कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि वो टेलीविजन में साक्षात्कार तो दे रहे हैं।
खड़गे ने यह भी पूछा कि क्या इस मुद्दे पर सवाल करने वाले सांसदों को सस्पेंड करना न्याय है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा कि संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्षी सांसदों को अवैध तरीके से निलंबित करना कहां का न्याय है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने दोनों सदनों में अपनी संयुक्त रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सुबह मुलाकात की थी। दोस्तों, यहां पर टीवी पर दे रहे हैं साक्षात्कार, लेकिन सदन में चुप। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सदन में हंगामा करने पर गुरुवार को सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए कई सांसदों ने निलंबन के खिलाफ सदन के परिसर में शांति विरोध प्रदर्शन किया। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री टीवी पर तो इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन वो सदन में हुए इस मुद्दे पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश भी खड़गे की बात पर सहमति उन्होंने जताई और इंडिया गठबंधन पार्टी के नेताओं ने 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को दोनों सदनों में बयान देने की मांग की है। जयराम रमेश ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर गृह मंत्री ने बयान देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। ये घटना बुधवार दोपहर 1:01 पर हुई। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्यकाल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी दो शख्स दर्शक दरगाह से नीचे कूद गए। दोस्तों, आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र को ओपीएस पर ऐतराज। 17 लाख करोड़ रुपए बैंक कर्ज बट्टे खाते में तो करोड़ों के लोन लेने वाले फरार। जी हां दोस्तों, देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों का आंदोलन तेजी पकड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विचार विमर्श जारी है। इन सब के बीच अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आरबीआई की पुरानी पेंशन बहाली से राज्यों की विकास कार्य क्षमता बाधित होने संबंधी बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। महासंघ ने आरबीआई के इस बयान को छत्तीसगढ़ व राजस्थान में पुरानी पेंशन खत्म कर पुनः एनपीएस लागू करने और केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए बन रहे दबाव के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करार दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 लाख करोड़ रुपए बैंक कर्ज बट्टे खाते में चले गए तो 70,000 करोड़ रुपए के लोन वाले फरार है। ये बात केंद्र सरकार को नहीं दिख रही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में मांस मछली की खुले में बिक्री पर रोक लगाई। मायावती ने फिर से विचार करने को कहा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में खुले स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया। कहा कि मध्य प्रदेश की नवगठित भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों और अन्य गरीब मेहनतकशों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने के जरूरी फैसले करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली, अंडा, मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों का दमन शुरू कर देना कितना उचित है। इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकारी नहीं बल्कि सभी सरकारों को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तन्मयता से काम करने की जरूरत है। फिर भी इन चीजों के खुले में व्यापार करने पर इतनी ज्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने से पहले सरकार दुकान आवंटित करने की व्यवस्था क्यों नहीं करती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरपंच का चुनाव हारने वाला बना मुख्यमंत्री। राजस्थान सीएम भजन लाल पर कांग्रेस का तीखा हमला, बताया रिमोट कंट्रोल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। राजधानी जयपुर में उनके शपथ ग्रहण की तैयारी हुई और इस बीच कांग्रेस की ओर से मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर तीखा हमला किया गया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राजस्थान में बनाए गए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर गैर मर्यादित टिप्पणी करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक रिमोट कंट्रोल के रूप में बनाया गया है और वो जीता हुआ सरपंच भी नहीं है बल्कि हारा हुआ सरपंच है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि मनमोहन सिंह, जो कि एक समय में देश के प्रधानमंत्री थे, उनको लेकर इस प्रकार के बयान जरूर भाजपा के नेता दिया करते थे और अब इसी प्रकार का बयान कांग्रेस द्वारा भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर दिया जा रहा है। राजस्थान के मान सम्मान के लिए कम से कम अनुभवी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने यह टिप्पणी अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली के कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम में कही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है कि उन्हें यही पता नहीं कि सरकार में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। वो 10 का नाम भी नहीं बता सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 विभागों का नाम ही बता सकते हैं। इस तरीके के सीएम बनाए जाते हैं क्या?
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पूरे राजस्थान का ज्ञान नहीं है, राजस्थान की समस्याओं के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार में हमेशा अनुभवी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भजन लाल कामयाब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान वासियों के लिए अपमान की बात है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार हमेशा कमजोर व्यक्ति को लाती है और अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है और यहाँ पर रिमोट से सरकार चलेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब राजस्थान में रिमोट से सरकार चलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम आवास योजना में हुई ऐसी गड़बड़ी की सिर पकड़ लेंगे आप, सरकारी बाबुओं ने मृतकों को ही दे दिया योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि घोटाला मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। सरकार के निर्देश के बाद भी जिले में तैनात अफसर कई योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, स्थल निरीक्षण से कन्नी काट रहे हैं। दायित्व के प्रति अफसरों की लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। महालेखाकार द्वारा गड़बड़ी उजागर किए जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों एवं डीडीसी को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली पाई गई है। अयोग्य लोगों को योजना का लाभ देकर राशि भुगतान कर दिया गया है। गलत खाते में राशि की भुगतान जैसी अनियमितता के अनेक मामले पाए गए हैं। मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की तहकीकात करने का सुझाव दिया है। साथ ही गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। अहम यह है कि जांच में कई कसौटी पर तय मानक की अनदेखी करने का मामला भी सामने आया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या इस बड़े घोटाले की विस्तार से जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लाडली बहना योजना पर अपडेट। महिला बाल विकास विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश। अधिकारियों की मंशा पर सवाल, कांग्रेस ने की रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एक तरफ जनवरी में अगली किस्त मिलेगी या नहीं को लेकर सवाल उठना शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ महिला बाल विभाग सागर द्वारा एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आदेश में अपात्रों को बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं और इस आदेश को कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने एक्स पर शेयर किया और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण 2 की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जो भी आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्ष और सचिव स्व सहायता समूह के सदस्य अगर लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो अपने लाभ का परित्याग कर दें। 15 दिन के अंदर ऐसे लोग अपने लाभ का परित्याग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि अपात्र लोगों पर कार्रवाई करने से संबंधित कोई भी आदेश शासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले विकास में पिछड़ता जा रहा है यूपी, निवेश प्रस्ताव का दावा कर रहे पर नहीं लगा कोई उद्योग। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकार के पास ना तो प्रदेश की प्रगति का कोई दृष्टिकोण है और ना ही इच्छा शक्ति। 7 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार ने अब तक जनहित में एक भी काम नहीं किया है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश के विकास के लिए निवेशक सम्मेलन की नींव सपा सरकार में रखी गई थी। तब लखनऊ के चकगंजरिया में आईटी हब बना। HCL कंपनी के साथ अन्य आईटी कंपनियां भी यहाँ काम कर रही हैं। अमूल दूध का प्लांट लगा, नौजवानों को तमाम नौकरियां मिली और उनके फिल्म निर्माता प्रदेश में आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो उद्योगपति आना चाहते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। भाजपा सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, लेकिन अभी तक कहीं एक भी उद्योग नहीं लगा। उद्यमियों को प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सरकार भूमि नहीं दे पा रही है। विभिन्न विभाग NOC देने में खूब परेशान कर रहे हैं। भाजपा सरकार अपने बजट का 60% पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिलहाल कमलनाथ ही रहेंगे मध्य प्रदेश PCC चीफ। लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली कूच करने की तैयारी, बेटे नकुल को राज्य में रखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिलने के बाद PCC चीफ कमलनाथ की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी? विधानसभा में हारी हुई कांग्रेस में क्या वो अब भी जान फूंकने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे या 77 साल की उम्र में दिल्ली को ही ठिकाना बनाएंगे? इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में
बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार की वाराणसी रैली रद्द, जेडीयू का दावा, योगी सरकार के दबाव में कॉलेज प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और नीतीश कुमार ने हाल ही में 2 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड में रैली करने का ऐलान किया था। पहली रैली यूपी के वाराणसी की रोहनिया सीट पर होनी थी। रोहनिया वाराणसी का पटेल बाहुल विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि अब इसे रद्द कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भजन लाल का शपथ ग्रहण पूरा होते ही वसुंधरा राज्य के वफादारों की हुई छुट्टी, बाहर आ गई अंदर की बात। जी हां दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हाल ही में राजस्थान का असेंबली इलेक्शन पूरा हुआ। इस दौरान भाजपा सरकार राजस्थान में बनाई जा रही है और आश्चर्य करने वाली खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री के पद पर वसुंधरा राजे को नहीं बिठाया गया और इतना ही नहीं, उनके वफादारों की भी छुट्टी हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदर्शनकारी निलंबित सांसदों से सोनिया गांधी ने की मुलाकात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में धरना दे रहे निलंबित सांसदों से शुक्रवार को मुलाकात कर उनका समर्थन किया। कांग्रेस ने इस मुलाकात का वीडियो एक्स पर साझा कर लिखा कि सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के सांसदों का समर्थन किया। तो दोस्तों, ये थी दिमाग की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।